नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आया है। यह अंतिम नहीं, अंतरिम है। वक्फ कानून की अवधारणा को इस बात पर भी चुनौती दी गई कि यह धार्मिक मसला है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार का कहना था कि धार्मिक मसला नहीं है, तो क्या कोर्ट ने इसे लेकर स्पष्टता दी है? खासकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या निश्चित कर कोर्ट ने क्या यही संदेश देना चाहा है? वक्फ का मामला मुसलमानों का है और मुसलमानों को ही इसे संभालना चाहिए। अगर कोर्ट ने ऐसा कुछ भी संदेश दिया है तो क्या इस आधार पर बाकी प्रावधानों को भी देख लिया जाए? जैसे ही आप 5 साल से इस्लाम के प्रैक्टिस वाले प्रावधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश देखते हैं, उसमें यह भी लिखा है कि केंद्र सरकार को इसके लिए नियम बनाने होंगे, तब तक इस पर रोक होगी। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस वाले प्रावधान पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। तो क्या दोनों फैसलों में अंतर्विरोध नजर नहीं आता? क्या ऐसा कोई फैसला हो सकता है जिसे कुछ लोग जीत बता रहे हों, कुछ लोग आंशिक रूप से राहत बता रहे हों, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार का ही पक्ष भारी दिखता है? जाहिर है इस अंतरिम आदेश से ऐसा कोई तीर नहीं निकला जो सीधे अपने निशाने पर जा लगता हो। फिर भी 128 पन्नों का यह फैसला है, इसके विश्लेषण का इंतजार करना चाहिए। हमारे इस वीडियो को आप त्वरित टिप्पणी समझकर देख सकते हैं। तो हुआ क्या? सबसे पहले यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यही फैसले के निष्कर्ष में लिखा है। इन प्रावधानों को संविधान के मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती दी गई थी कि वक्फ एक्ट 2025 के प्रावधान इनका उल्लंघन करते हैं। इस हिसाब से राहत नहीं मिली क्योंकि कोर्ट ने उन सभी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मगर सभी पार्टियों के हितों और बराबरी का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है। उम्मीद है आप हमारा यह वीडियो अंतिम तक देखेंगे। यह मामला चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच के सामने 3 दिनों तक लगातार सुना गया और 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 4 अप्रैल 2025 को संसद के दोनों सदनों से वक्फ कानून पास हुआ और 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन प्रावधानों पर रोक लगाया है या उम्मीद के आधार पर सलाह दी है, उनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में 3 सवालों को चिन्हित किया है। पहले देख लेते हैं ये 3 सवाल क्या हैं। पहला सवाल है, वक्फ एक्ट के सेक्शन 3R को चुनौती दी गई जो वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को मान्यता नहीं देता है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 3C को चुनौती दी गई जिसका प्रावधान सरकारी संपत्तियों के लिए किया गया था। सेक्शन 9 और 14 के तहत केंद्रीय और स्टेट वक्फ काउंसिल के गठन में बदलाव के प्रावधान को चुनौती दी गई। यह फैसले में लिखा है। 3 बड़े सवाल थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि इन पर अंतिम रूप से रोक लगाई जाए या नहीं। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि यह मामला तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने सुना गया, मगर रिटायर होने तक फैसला नहीं आ सका। एक राहत जो साफ साफ मिलती दिखती है वह जिलाधिकारी की जांच के मामले में ही है। 2025 के एक्ट में प्रावधान था कि वक्फ संपत्ति को लेकर विवाद हुआ तो उसकी जांच जिलाधिकारी करेंगे, उसकी रिपोर्ट पर राज्य सरकार फैसला करेगी, और जब तक जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट नहीं देंगे, सरकार फैसला नहीं करेगी, तब तक ऐसी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है। कानून में यह लिखा था कि अगर जिलाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संपत्ति सरकार की है तो वह राजस्व अभिलेखों में बदलाव करेगा और उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। जिलाधिकारी की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार को अपने रिकॉर्ड में बदलाव करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी प्रावधानों पर रोक लगा दी है। यह आशंका जताई गई कि जिलाधिकारी तो वही करेंगे जो राज्य सरकार चाहेगी। इससे जगह जगह विवाद बढ़ेगा और असुरक्षा की भावना
फैलने लग जाएगी। अजीबोगरीब प्रावधान। पहला प्रावधान कि जब तक वो कलेक्टर जो 100% सरकार का नुमाइंदा है वो उस विवाद को निर्णित नहीं करे, तब तक ये पक्ष जो मिस्टर इमरान प्रतापगढ़ी का है वो वक्फ नहीं माना जाएगा। वक्फ, वर्ड्स एग्जैक्ट पढ़ दूं मैं आपको, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज वक्फ प्रॉपर्टी। जब तक कब? जब तक मैं कलेक्टर निर्णित कर रहा हूं। और याद रहे, कलेक्टर सिर्फ नुमाइंदा सरकार का नहीं है। बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जहां पर सरकार ने ही वक्फ की ज़मीन पे इंक्रोचमेंट कर दिया है। इनका कहना है कि आप मेरी ज़मीन पे बैठे हो, उसी को विवाद बना के तब तक ये कंप्लेनेंट हैं तो भी इन्हीं के विवाद के आधार पे इन्हीं की वक्फ प्रॉपर्टी नहीं में रहेगी जब तक विवाद नहीं निर्णित होगा। ये आपको विश्वास है तो आप उठा के पढ़ लीजिए। इसमें 3C कैपिटल 2 ब्रैकेट प्रोवाइजो। अब इसके दो और परिणाम हैं। दूसरा परिणाम है कि अगर आप विवाद के अंदर हो तो अगर चाहे भी मिस्टर प्रतापगढ़ी तो भी जाकर इसको रजिस्टर नहीं करवा सकते क्योंकि विवादित है, तो रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित है। जो ये एक्ट चाहता है कि रजिस्टर हो, लेकिन साथ साथ दूसरे आवाज में कहता है कि जब तक ये विवाद तब तक रजिस्टर नहीं कर सकते, कोई रजिस्टर करेगा नहीं। और तीसरा, जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आप किसी कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। यह है 36 ब्रैकेट 7A ब्रैकेट 10, दो है प्रावधान। अब देखिए ये चक्रव्यूह जो बनाया है, ये पूरा चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में बड़े से बड़ा योद्धा अभिमन्यु भी नहीं निकल सकता पहले तो। और उससे ऊपर मजाकिया है कि कलेक्टर को कोई समय सीमा नहीं जब तक विवाद निर्णित करे, तो इनके बच्चे और पोते भी उसको विवाद में चल, तब तक वो वक्फ नहीं रहेगा। और विवाद का वक्फ नहीं रहेगा तो रजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा तो कोर्ट नहीं जा सकते। इस प्रावधान पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी को यह तय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। यह शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है। कार्यकारिणी यानी नौकरशाही के पास यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह नागरिकों के अधिकार पर फैसला दे। जब तक अधिकार की जांच पूरी नहीं होती तब तक उस संपत्ति के अधिकार में कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक हाईकोर्ट इसमें आदेश नहीं देगा तब तक संपत्ति को वक्फ से वापस नहीं लिया जा सकता है और ना ही राजस्व रिकॉर्ड या बोर्ड के रिकॉर्ड में कोई बदलाव किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3 के तहत जांच जब तक पूरी नहीं होगी और सेक्शन 83 के अनुसार अंतिम रूप से मामले में फैसला नहीं आ जाता, हाईकोर्ट का आदेश नहीं आ जाता, तब तक किसी तीसरी पार्टी को अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसे लेकर वक्फ बिल के विरोध करने वालों ने बहुत बड़ी आशंका जताई थी कि राज्य सरकार के हस्तक्षेप से वक्फ संपत्तियों के कब्जे शुरू हो जाएंगे। वक्फ संपत्ति की बहस में इतिहास से लेकर कानून और धर्म की तमाम उलझनें शामिल हैं। 1 साल से वक्फ को लेकर बहस चल रही है। कई बार हमारे लिए भी इस बहस को समझ पाना और आपके लिए सरलता से पेश कर पाना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार सैयद उबैदुर रहमान ने वक्फ को समझने के लिए एक किताब लिखी है, हाल ही में प्रकाशित हुई है। 5 साल की मेहनत से लिखी गई इस किताब में वक्फ के इतिहास, उसके कानून और उससे जुड़ी बहसों को समेटा गया है। ग्लोबल मीडिया पब्लिकेशन से यह किताब छपी है। कीमत 895 रुपए की है। अमेजॉन पर उपलब्ध है, आपको पढ़नी चाहिए। कि आप देखें कि मुल्क में जो तकरीबन जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं 8.5 लाख के करीब, वो उसमें से जो है वो 8.73 लाख जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें 4 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वक्फ बाय यूज़र हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूज़र पर डायरेक्ट कोई जजमेंट नहीं दिया, लेकिन उसने इनडायरेक्टली ये एक्शन लेकर बहुत बड़ा काम किया है। यानी वरना तो हमारी आधी से जो वक्फ बोर्ड की या वक्फ की जो आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़तरे में पड़ जाती। मतलब ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर को आप जो है वो कैसे पूरा इख्तियार दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच है, जस्टिस गवी और जस्टिस ऑगस्टिन, उन्होंने कहा है कि ये मामला जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा और वक्फ ट्रिब्यूनल और कोर्ट का जो जजमेंट है वही जजमेंट जो है वो फाइनल होगा और वही इम्प्लीमेंट होगा।
ये बहुत बड़ा मसला इससे सॉल्व हो गया है, कम से कम वक्ती तौर पर सॉल्व हो गया है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जो इस बेंच का जो इंटरिम ऑर्डर है उसमें ये है कि जो वक्फ बोर्ड में और वक्फ काउंसिल में जो मेजॉरिटी है वो मुसलमानों की होगी। देखिए वक्फ जो है ये कम्प्लीटली आउट एंड आउट जो है ये एक रिलीजियस मसला है। एक मुसलमान जब वक्फ करता है तो वक्फ रिलीजियस इंटेंशन से करता है, वो पुण्य कमाना चाहता है, वो सवाब कमाना चाहता है, वो आफ्टर लाइफ में अपनी ज़िंदगी अपना फ्यूचर जो है यानी मरने के बाद मरणोपरांत जो है अपनी लाइफ को वो सिक्योर बनाना चाहता है गॉड की नज़रों में। तो ये पुण्य का काम है और ये सिर्फ रिलीजियस काम है। आप वक्फ की जो पूरी जो डिस्कशन है आप पढ़ें, वो सारा जो वो है वो प्रॉफिट से, उसके बाद कैलिफ से, फिर उसके बाद उसमें फ़ुक़हा ने या जुरिस्प्रूडेंट्स ने, उलमा ने की सारी बहस हुई है। उलमा ही डिसाइड करते हैं उसका फ्यूचर। तो एक इंस्टीट्यूशन जो आउट एंड आउट एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको आप कैसे इररिलीजियस वो कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं जैसा गवर्नमेंट ने करना चाहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मतलब ये कि इससे जो है गवर्नमेंट की दखलंदाजी कम होगी। आगे बढ़ने से पहले वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को समझना होगा और देखना होगा कि कोर्ट ने इस पर कोई राहत दी है या नहीं। वक्फ कानून के विरोध में याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील पेश की कि वक्फ एक्ट वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा के लिए नहीं लाया गया बल्कि कब्जे के लिए लाया गया है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में प्रमाण दिया कि 1954 से पहले वक्फ बाय यूजर का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था, लेकिन 2025 के एक्ट के अनुसार वक्फ संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ कपिल सिब्बल ने वक्फ एक्ट के 3D को इस आधार पर चुनौती दी कि 1904 से लेकर 1954 के बीच वक्फ को लेकर जितने भी कानून बने उसमें वक्फ की किसी भी इमारत में इबादत करने की अनुमति थी, भले ही वो इमारत संरक्षित हो, लेकिन नए एक्ट में संरक्षित इमारत में इबादत पर रोक लगाई जा सकती है। इस बिंदु को राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद नसीर हुसैन ने बेहतर तरीके से रखा था। चूंकि इस समय जब फैसला आया है, बहुत सी बातें हमारी आपकी नजरों से ओझल हो चुकी हैं, इसलिए एक बार लौट कर देखना चाहिए कि इस मामले में क्या कहा गया था। सर वक्फ बाय यूजर की बात, तो सबसे बड़ा मार जो इस बिल में ला रहे हैं वक्फ बाय यूजर, क्यों ये ला रहे हैं सबको पता है। इनकी सारी की सारी जो है निगाह संपत्ति पे है, जमीन पे है, लैंड पे है। धारावी पे में किसको दिया है उन्होंने, करोड़ों के भाव पे किसको दिया। कल मैं टीवी डिबेट पे था, एक जेपीसी की मेंबर थी इनकी मेरे साथ में, वो कह रही थी कि हम लैंड मोनेटाइज करेंगे। तो समझ में आ गया मोनेटाइज करके किसको देंगे। तो वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है सर। इस देश में, हमारा देश प्राचीन देश है, इस देश में अलग अलग टाइम अलग अलग धर्म के स्थल बने हुए। हमारे देश में इतने किंगडम्स थे, राष्ट्रकूटा से लेके मौर्य से लेके चेरास, कदम्बास, विजयनगर एम्पायर, अशोका सम्राट का पता नहीं क्या कितने थे, बादशाहें थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। यहाँ पे सिर्फ मस्जिद मंदिर की बात, सिर्फ मस्जिद की बात नहीं सर, इस देश में बहुत खूबसूरत मंदिरें बने, जबरदस्त मॉन्यूमेंट्स हैं देखने के लायक, गुरुद्वारास हैं, चर्चेस हैं, मस्जिद हैं। अगर आप 400, 500, 600 साल पुराने इमारतों के कागज पूछेंगे, तांबे में, पीतल में जहां लिखा था, कहां से ढूंढ के लाएंगे। उसका प्रूफ सिर्फ ये है, ये हर समुदाय के लिए सही है कि those properties, those institutions exist even today and they are in long usage. That is the proof of that being in waqf. There is waqf by user, there is temple by user, there is gurudwara by user, there is church by user, there is mata by user, there are so many religious institutions by user. किसका प्रूफ मांगेंगे। जब हमने बोला तो ये बोले कि हम प्रोस्पेक्टिवली अब ये करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देखेंगे। भाई जो रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बाय यूजर, अगर 200-300 साल पुरानी है तो उसको कैसा मानेंगे आप। कोर्ट ने कहा है मुतवल्ली यह दावा नहीं कर सकता कि 102 साल से संपत्ति का पंजीकरण नहीं कराया तो इस आधार पर उसे छूट मिल जाएगी। क्या यह पैमाना दूसरी धार्मिक संपत्तियों पर लागू किया जा सकता है। कई बार दर्शक
वक्फ बाय यूजर क्या है इसे ठीक से नहीं समझ पाते। तो उनकी सुविधा के लिए हम अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा सुनाना चाहते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वक्फ बाय यूजर क्या है, और आप यह भी देख सकेंगे कि कोर्ट ने संपत्ति के पंजीकरण और इसके इस्तेमाल के प्रावधान में कोई बड़ा हस्तक्षेप किया है या नहीं। मैं आपको सरल रूप से बता दूं, वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है। वक्फ बाय यूजर जो एक फ्रेज है, लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं, जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए। और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है। अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से, 1913, 1923, 1995, 2013 में 3R एक प्रोविजन, 3R, जिसमें वक्फ बाय यूजर को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था, उसको माना गया था, उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा 3R को डिलीट कर दिया। इसमें डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूजर का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं, अगर आप कानून को पढ़ें जैसा है आज। तो उच्चतम न्यायालय ने, और उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कहा है कि अभी तक आंतरिक रूप में जो भी वक्फ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग एक अदर कैटेगरी यानी वक्फ बाय यूजर, वो सब में यथास्थिति यानी आज की स्थिति कानून के पहले रहेगी। अप्रैल के महीने में जब वक्फ विधेयक पास हुआ तब इसे कोर्ट में चुनौती दी गई। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को लेकर साफ साफ टिप्पणी की और इसे प्रभावित करने वाले प्रावधानों पर रोक लगा दी। हम यहां उसकी चर्चा करना चाहते हैं कि 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के मामले में जो राहत दी थी, क्या इस बार मिली है? तब तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वक्फ बाय यूजर पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख तक पहले से पंजीकृत या अधिसूचना से घोषित वक्फ बाय यूजर को ना तो डी नोटिफाई किया जाएगा और ना ही कलेक्टर इसे लेकर कोई फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करे, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि जहां तक वक्फ बाय यूजर का सवाल है, इसका पंजीकरण करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसे लेकर स्पष्टता नजर नहीं आती। आप कह सकते हैं वक्फ बाय यूजर का दुरुपयोग हुआ है, इसमें दम है, लेकिन कई बार इस दलील का भी दुरुपयोग हो सकता है और कई बार सही मायने में वक्फ बाय यूजर हो भी सकता है। तो आप नहीं कह सकते कि वक्फ बाय यूजर का कोई सही दावेदार नहीं होगा। यह कोर्ट का कहना था। उस वक्त वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 300 साल पुरानी संपत्ति की डीड कहां से लाकर देंगे, हो ही नहीं सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं 14वीं सदी की हैं, इनके पास रजिस्ट्रेशन या सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे? उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। तब कोर्ट ने कहा था। अब कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। उस अंतरिम रोक को अंतरिम आदेश में पलट दिया गया है। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हम आमतौर पर चुनौती देने के स्तर पर किसी विधेयक पर रोक नहीं लगाते जब तक कि गंभीर परिस्थिति ना हो, और यह गंभीर परिस्थिति है। अंग्रेजी में इसके लिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का इस्तेमाल किया गया। पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तब इस मामले को तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार,
जस्टिस केवी विश्वनाथ सुन रहे थे। बाद में इस मामले को चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने सुना और 15 सितंबर के दिन फैसला आया। अगर हम कोर्ट के जजमेंट को एनालाइज करें तो हम यह पाते हैं कि यह आंशिक रूप से राहत देने वाला है। मुसलमानों ने यह मांग की थी कि वक्फ सुधार अधिनियम 2025 की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे पूरी तरह से स्टे किया जाए, इसको रद्द किया जाए। कोर्ट ने इस बात को नहीं माना है और कुछ प्रावधानों पे आंशिक रूप से राहत दी है। अप्रैल महीने में वक्फ बाय यूजर को रद्द करने के प्रावधान पर कोर्ट ने जो स्टे लगाया था वो स्टे भी जारी रहेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज का अंतरिम आदेश मुसलमानों को आंशिक रूप से राहत देता है। हमारे पास वक्फ एक्ट 1955 है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 है। हमारा यह मानना है कि अगर इन तीनों कानूनों को सुचारू रूप से लागू किया जाए, अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वक्फ संपत्तियों का व्यवस्थापन सुचारू रूप से किया जा सकता है और जो सिटी सेंटर्स और कीमती जो वक्फ संपत्तियां हैं, इनको बेहतर तरीके से विकसित करके मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो आया है, यह सरकार के हस्तक्षेप को बढ़ाता है और इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि इन संपत्तियों को कैसे ग्रैब किया जाए और मुसलमानों की संपत्तियों को कैसे लूटा जाए। मुझे लगता है कि सरकार को इससे दूर रहनी चाहिए और जो एग्जिस्टिंग जो एक्ट हैं उनको लागू करके मुसलमानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि विवाद और बढ़ेंगे, फिर जिले जिले में एक नया मुद्दा खड़ा होगा जिस पर राजनीति चलेगी। तो आप भूल जाइए कि राजनीति अच्छी सड़क, अच्छे अस्पताल, स्कूल और रोजगार को लेकर होने वाली है। इन्हीं सब बातों से मुद्दा गरमाएगा और भूख लगेगी तो अकाउंट में चुनाव के वक्त 3000 रुपया भेज दिया जाएगा। भारत की राजनीति पाताल लोक से भी ऐसे मुद्दे खोजकर निकाल लाती है जिसमें मुसलमानों को केंद्र में लाया जाता है और उनकी संपत्ति से लेकर दूसरे दावों को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा किया जाता है। नए कानून में वक्फ संपत्ति के पंजीकरण के लिए 6 महीने का समय दिया गया। कोर्ट ने इसकी समय सीमा तो बढ़ा दी है, लेकिन इस पर पूरी रोक की मांग खारिज कर दी है। इससे वक्फ बाय यूजर कानून का हिस्सा बना रहेगा और अब पंजीकरण के लिए भागदौड़ शुरू होगी। बेंच का मानना है कि 1995 और 2013 के कानूनों में भी पंजीकरण का प्रावधान था। अब आते हैं उस प्रावधान पर जिस पर कोर्ट ने ठीक से रोक लगा दी है। अप्रैल में पास कानून में प्रावधान है 5 साल से इस्लाम का अनुसरण करने वाला व्यक्ति ही वक्फ कर सकता है। इस बंदिश पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा, कोई व्यक्ति 5 साल से इस्लाम मान रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए राज्य सरकारों को नियम प्रक्रियाएं तय करनी होंगी, कोई मैकेनिज्म कायम करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ऐसी प्रक्रिया स्थापित नहीं हो जाती, ऐसी प्रक्रियाओं के अभाव में इस प्रावधान का मनमाना दुरुपयोग हो सकता है। यानी इस पर भी पूरी तरह से रोक नहीं है और ना इसे असंवैधानिक बताया गया है। केवल इस आधार पर अंतरिम रोक की बात लगती है कि इसका मनमाना दुरुपयोग ना हो, इसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था बन जाए तो बाकी सब ठीक है। तो अब राज्य सरकारें नियम बनाएंगी, उन नियमों के संदर्भ में यह सवाल अस्तित्व में बना ही रहेगा। संसद में इस प्रावधान को लेकर बहुत बहस हुई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक ही लगाई है। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग होना, अब ये तो था पहले जेपीसी को जाके आने के बाद, अब ये कह रहे हैं कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप कैसा पहचानेंगे, हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कौन से कपड़े पहनना पड़ेगा, मैं टोपी पहन के जाऊं या दाढ़ी लगा के जाऊं, या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, या और कोई तरीका होगा कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं पता करने के लिए, या नहीं। कोई रिजू जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या एक दूसरा डिपार्टमेंट खोलेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं, और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस पर भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के, हाँ मोदी जी की फोटो भी लगा देंगे उस सर्टिफिकेट पे। कुछ एनोमलीज है इस बिल में, तो इसको बदलना जरूरी था। मैंने एक पहले भी इसका जिक्र किया था कि आपने कहा कोई भी
हिंदुस्तानी कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है। वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। अब आते हैं वक्फ मामलों की देखरेख के लिए केंद्र के स्तर पर जो काउंसिल बनाई गई और राज्य के स्तर पर जो बोर्ड बना है, उसके सदस्यों और सीईओ के बारे में कोर्ट ने क्या कहा है। नए वक्फ कानून में गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ की कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा। इसका काफी विरोध हुआ। कहा गया कि वक्फ का सीधा संबंध केवल उन लोगों से है जो इस्लाम का अनुसरण करते हैं। इसके मामले में गैर मुस्लिम का क्या रोल हो सकता है। दलील दी गई, क्या हिंदुओं के मंदिर में या सिखों के गुरुद्वारों के प्रबंधन में किसी मुस्लिम को सदस्य बनाया जा सकता है? फिर वक्फ के मामले में ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपने इसमें लिखा बिल के अंदर कि वक्फ कमेटी के अंदर गैर मुसलमान इसका सदस्य बन सकता है। आप क्या गुरुद्वारा कमेटी के अंदर गैर सिख को मेंबर बना सकते हैं? क्या ईसाई कमेटी के अंदर गैर ईसाई को सदस्य बना सकते हैं? क्या बौद्धों की कमेटी के अंदर गैर बौद्ध को, क्या जैनों की कमेटी के अंदर गैर जैन को आप मेंबर बना सकते हैं? और इतना ही नहीं, क्या आप हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में आप क्या गैर हिंदू को मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। और आप पिछड़े मुसलमानों का भला करना चाहते हैं? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, और हमारे जो मित्र उधर भी हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो समर्थन करना। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा, आपका माला पहनाऊंगा आपको। वक्फ मामलों के जानकारों का मानना है कि केवल गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या के बारे में बड़ी राहत नजर आती है। कोर्ट ने गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि वक्फ एक्ट के सेक्शन 9 के तहत केंद्रीय वक्फ काउंसिल में 22 सदस्य होंगे, मगर 4 ही गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, यानी कमेटी में उनका बहुमत नहीं होगा। तो लगता है कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला। लेकिन सवाल है, क्या इसी तरह हिंदुओं के धार्मिक मामलों में जो ट्रस्ट बनते हैं उसमें बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? क्या किसी गैर हिंदू को या मुसलमान को सदस्य बनाया जा सकता है? 4 छोड़िए, 1 मुस्लिम सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के लिए जो बोर्ड बनेगा उसके 11 सदस्यों में से 3 ही सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। एक चीज़ ये है कि अदालत ने बरकरार रखा है कि जो सीईओ है वक्फ बोर्ड का वो नॉन मुस्लिम हो सकता है। ये एक कंटेंशियस इशू है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को करना ही चाहिए था कि उसको भी कम से कम जो मुस्लिम एक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसका हेड जो है वो मुसलमान ही होना चाहिए, चाहे उसमें एक आध मेंबर्स हों दूसरी कम्युनिटीज़ के एक्सपर्टीज़ देने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ। ये जो गवर्नमेंट ने जो एक्ट जो लाई है और इसके जो प्रोविज़न्स हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे कंटेंशियस इश्यूज़ हों। इससे पहले भी हो चुका, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं थे। जैसे 1984 का जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें वक्फ कमिश्नर को जो है अनलिमिटेड उसको जो राइट्स थे। ये दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुई, जैसे इस केस में अपोजिशन हुई अभी वक्फ अमेंडमेंट 2025 में, वैसे वैसे उसकी भी अपोजिशन हुई थी, उसका जो है उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुए थे, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो वक्फ जो है एक पूरी तरह धार्मिक, एक रिलीजियस इशू है, एक रिलीजियस चीज़ है। इसका ज़मीन, जैसे गवर्नमेंट कह रही थी कि ये सिर्फ ज़मीन का मामला है, सिर्फ ज़मीन का मामला नहीं है, हमारे रिलीजियस हेरिटेज का, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट का मामला है मुसलमानों का। तो उसको जो है आप एक इररिलीजियस या सेकुलर इंस्टीट्यूशन के तौर पर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने जो एक्ट बनाया है उसमें सांसद, पूर्व जज और विशिष्ट हस्तियों को सदस्य बनाने की बात कही गई है, लेकिन उनके मुसलमान होने की शर्तें हटा दी गई थीं। अब 4 और 3 की संख्या तय कर देने से
इस आधार पर थोड़ी मनमानी तो रुकती नजर आती है। इसे लेकर जब काफी बहस हुई तो इस बिंदु पर संसद में भी सरकार कहने लगी वह बोर्ड को और समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाने का प्रयास कर रही है। हम उसको बहुत ही सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिक्स भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और संसद में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। आज इन्होंने सेक्शन 104 हटाने के पक्ष में कहा, लेकिन सेक्शन 104 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। तो यही तो हमारा सेक्युलर नेचर है कि कोई भी व्यक्ति अब वक्फ कर सकता है। अब ये जो अधिकार है एक व्यक्ति का, आप उस अधिकार को आप क्यों छीन रहे हो? सिर्फ ऑप्टिक्स सर, इनको बाहर दिखाना है कि हम ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। वक्फ काउंसिल और बोर्ड का प्रमुख यानी सीईओ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां तक संभव हो, एज फार एज कहा है कि मुसलमान ही सीईओ होना चाहिए। कोर्ट ने अनिवार्य नहीं कहा, मस्ट नहीं कहा। तो एक तरह से कमेटी में गैर मुसलमानों की संख्या भले कम होगी, लेकिन उनके सीईओ बनाए जाने का रास्ता खुल सकता है। जैसा कि हमने कहा, 128 पन्नों का जजमेंट है। यह हमारी त्वरित टिप्पणी है। उम्मीद है आने वाले समय में कानून के बड़े बड़े जानकार इसका और अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और इस पर रोशनी डालेंगे। तब तक आप अंधेरे को ही रोशनी समझ सकते हैं और रोशनी को अंधेरा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।